हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यामी। मेरा नाम है योगेश सिन्हा और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, जिसमें कि चार्ज, करंट, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में हमने बेसिक आइडिया जाना था। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का कैसा नेचर होता है, कैसा बिहेवियर होता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। किसी भी एलिमेंट का कहने का मतलब कि आर, एल, सी, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, डायोड, ये सब जितने भी है ये सब आपके एलिमेंट हैं। तो ये सब एलिमेंट का क्या बिहेवियर होता है, क्या नेचर होता है, वो हम इससे पता करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के चार टाइप होते हैं। पहला लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, दूसरा एक्टिव पैसिव एलिमेंट, तीसरा यूनिलेटरल बायलेटरल एलिमेंट और चौथा टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। तो बारी बारी से हम इनके बारे में जानेंगे। तो पहला हम शुरू करते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है, ओके। तो लीनियर एलिमेंट क्या होता है? इफ द वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो वी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे कि ये वाला है, ये आपका वी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो अगर इसका ये स्ट्रेट लाइन हो, मतलब इफ द वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, मतलब कि स्ट्रेट लाइन हो और साथ ही साथ ऑरिजिन से पास करे फॉर ऑल टाइम, ऑल टाइम के लिए वो ऑरिजिन से पास करे, मतलब पॉजिटिव टाइम के लिए भी और निगेटिव। अब टाइम तो निगेटिव होता नहीं है, तो आप बोलेंगे कि कैसे कह रहे हो। तो टाइम आपका कहने का मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और निगेटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो ऑल टाइम के लिए ऑरिजिन से पास होना चाहिए। ओके, अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो ये लीनियर एलिमेंट होगा। अगर नहीं करेगा इसमें से कोई भी कंडीशन, तो वो नॉन लीनियर होगा। ठीक है, उसके पहले हम थोड़ा सा याद कर लेंगे ये वाला कि लीनियर क्या होता है। आर, एल, सी, ये सब जितने भी एलिमेंट है, ये तीनों ये लीनियर होते हैं हमेशा। ये किसी कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी, जेई, ये सब में पूछ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि आर, एल, सी जो होते हैं वो लीनियर एलिमेंट होते हैं। बट वही ट्रांजिस्टर, बीजेटी, मॉसफेट, डायोड, इस तरह के जितने भी होते हैं वो सब नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है। इसका ये गेट में पूछने वाला है नहीं। ठीक है, आपका किसी जेई के एग्जाम में हो सकता है कि ये पूछ ले, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये आप याद रखिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, अब ये लीनियर होता क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं पहला नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे आपका एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एक ये लाइन है। ठीक है, ये ग्राफ है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये आपका ग्राफ है जो कि पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन है मतलब कि आपका एक कंडीशन तो फॉलो किया। ठीक है, एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है आपका कि पासिंग थ्रू द ऑरिजिन फॉर ऑल टाइम, मतलब ऑल टाइम के लिए ऑरिजिन से पास करना चाहिए। जैसे ये आपका है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है आपका निगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी आपका यहाँ दिख रहा है कि ऑरिजिन पे है, और जब निगेटिव पे जा रहा है, इधर की ओर आगे बढ़ रहा है निगेटिव की ओर, तो भी वो ऑरिजिन से ही पास कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव तक गया और उसके बाद रुक गया और कहीं नहीं गया। तो इसलिए आपका ये हो गया लीनियर एलिमेंट। तो लीनियर क्या होगा? लीनियर वही होगा जो एलिमेंट अगर उसका स्ट्रेट लाइन हो, साथ ही साथ ऑरिजिन से पास करे, तो फिर वो होता है लीनियर। ओके, इसमें देखते हैं हम क्या है। जैसे यहाँ पे है एक ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पहला रूल तो फॉलो किया कि हाँ स्ट्रेट लाइन है। क्या ऑरिजिन से पास कर रहा है? तो हाँ बिल्कुल ऑरिजिन से पास कर रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस में भी और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी। आपको यहाँ से निगेटिव तक में भी गया ऑरिजिन तक, और ऑरिजिन से निकला भी पॉजिटिव में भी एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो ये आपका लीनियर हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन तो है बट ऑरिजिन से फुल्ली पास नहीं कर रहा है, इधर नहीं आ रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गया बट निगेटिव एक्स एक्सिस में ये ऑरिजिन से क्रॉस नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये ऑल टाइम के लिए ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा, सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही पास कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? नॉन लीनियर होगा। ये आपका साफ साफ दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है।
इसका मतलब ये नॉन लीनियर होगा। उसके बाद यहाँ आप देखिए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इतना दूर तो है बट ये आपका मुड़ गया, मतलब ओवरऑल ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। और जब स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये नॉन लीनियर होगा। ये आपका साफ दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब नॉन लीनियर होगा। इसके बाद ये आपका दिख रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो है बट निगेटिव टाइम के लिए ऑरिजिन से पास कर रहा है, पॉजिटिव टाइम के लिए ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, इसलिए आपका नॉन लीनियर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो ये स्ट्रेट लाइन है बट ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉन लीनियर होगा। उसके बाद यहाँ पे ये है आपका स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, तो ये नॉन लीनियर होगा। ये भी आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है ओवरऑल, यहाँ भी मुड़ गया और यहाँ भी मुड़ गया, पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं है और ऑरिजिन से तो पास कर रहा है बट स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब कि ये नॉन लीनियर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर क्या होगा और नॉन लीनियर क्या होगा। समरी में मैं बता दूं कि लीनियर एलिमेंट वही होगा जो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अगर पहला नंबर स्ट्रेट लाइन होता है तो ठीक है, दूसरा ऑरिजिन से पास करना चाहिए। कहाँ से पास करना चाहिए? ऑरिजिन से, फॉर ऑल टाइम। ओके, ऑल टाइम के लिए पास करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है तो फिर ये एलिमेंट लीनियर होगा। अगर कोई एक भी फॉलो नहीं करता है तो वो एलिमेंट हो जाएगा नॉन लीनियर। ठीक है, समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, उसके बारे में। एक्टिव पैसिव एलिमेंट में क्या कहता है कि व्हेन एन एलिमेंट डिलीवर्स नेट अमाउंट ऑफ पावर, कोई अगर ऐसा एलिमेंट है जो नेट अमाउंट ऑफ पावर को डिलीवर कर रहा है किसी सर्किट को, तो वो एलिमेंट होगा आपका एक्टिव। ठीक है, अगर वो नेट पावर डिलीवर नहीं करता सर्किट को, वो कंज्यूम कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो एलिमेंट होगा पैसिव। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि एक्टिव जो होता है, वो तो हमने बता दिया कि एक्टिव जो होता है वो डिलीवरिंग नेचर होता है, यानी डिलीवर करता है पावर को, और जो पैसिव होता है वो पावर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो जो एक्टिव होता है यानी कि जो पावर को डिलीवर करता है, वो कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? वोल्टेज सोर्स हमेशा पावर को डिलीवर करेगा, करंट सोर्स वो भी पावर को डिलीवर करेगा, बैटरी पावर को डिलीवर करेगा, बट एब्जॉर्ब कौन करेगा? एब्जॉर्ब करेगा आपका जितने भी एलिमेंट है वो, जैसे कि रेसिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब जितने भी हैं ये पावर को कंज्यूम करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ फिगर से हम समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो फिगर में क्या बता रहा है कि अगर ये वाला है सर्किट, तो इसमें ये है वोल्टेज सोर्स और ये है आपका रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज सोर्स है, इसका मतलब कि ये क्या होगा? एक्टिव। क्यों? क्योंकि ये पावर को डिलीवर करेगा। ठीक है, बट ये रेसिस्टेंस क्या करेगा? पावर को एब्जॉर्ब करेगा। पावर को एब्जॉर्ब करने का मतलब कि ये जो है वोल्टेज सोर्स, ये पावर दे रहा है और ये पावर को कंज्यूम कर रहा है। तो जो कंज्यूम कर रहा है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो पैसिव, और जो पावर को डिलीवर कर रहा है वो हो जाएगा एक्टिव। ओके, एक चीज और याद रखिए कि अगर हमें पैसिव और एक्टिव बताना है, अगर कोई VI कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ दिया हुआ है और हमें एक्टिव पैसिव बताना है, तो आपको याद रखना है स्लोप के थ्रू। याद रखिए कि P का मतलब पॉजिटिव, P मतलब पॉजिटिव, P से पैसिव भी है और P से मतलब पॉजिटिव भी है। तो याद रखने का तरीका है कि P से पैसिव, P से पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो वो एलिमेंट क्या होगा? पैसिव। अगर स्लोप निगेटिव है तो वो होगा एलिमेंट क्या? एक्टिव। कैसे बनाएंगे? तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। उसके पहले हम बता देते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप तो आपको पता ही है, बट फिर भी मैं एक आइडिया देता हूँ। स्लोप को हम tan थीटा को स्लोप कहते हैं, जिसका होता है फॉर्मूला dy/dx। तो यहाँ पे y एक्सिस में है v यानी dv/dx, मतलब कि x एक्सिस में i है, तो di, यही आपका स्लोप होगा। स्लोप का मतलब tan थीटा, और tan थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, मतलब कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो tan थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये दो क्वाड्रेंट जो है इसमें आपका tan थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, वही आपका सेकेंड क्वाड्रेंट और प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट जो भी है, तो इसमें आपका एलिमेंट जो है, tan थीटा जो है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। अब हम स्लोप कैसे चेक करेंगे? तो स्लोप निकालने का तरीका है कि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ले लो और वहां से एंटी क्लॉकवाइज को डायरेक्शन को लेते जाओ। अगर जहां पे वो ग्राफ हमको मिलता है वो जिस क्वाड्रेंट पर लाई करेगा उसके बेसिस पे बता देंगे कि जिस क्वाड्रेंट में गया, अगर वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नहीं होगा तो निगेटिव।
ओके, देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, एग्जांपल में समझ लेते हैं। जैसे ये वी कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें आपका यहाँ पे अगर हमको पता करना है कि एक्टिव है या पैसिव है, तो स्लोप के थ्रू पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पावर डिलीवर कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है पता ही नहीं चलेगा। तो आपको स्लोप के थ्रू निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपका ये है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लो, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेने के बाद आपको देखो कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे है, तो 90 डिग्री से कम है, तो मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। और मैंने बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो उसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। और जब स्लोप पॉजिटिव तो वो एलिमेंट क्या होगा? पैसिव। पी से पॉजिटिव, पी से पैसिव। ओके, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि ये आपका ग्राफ है, तो ये ग्राफ में ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ले गए, तो ये आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, 180 डिग्री से कम है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में गया हुआ है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन थीटा क्या होता है? निगेटिव। टैन थीटा क्या होता है? निगेटिव होता है। और जब निगेटिव स्लोप है तो एक्टिव एलिमेंट होगा। क्या होगा? एक्टिव एलिमेंट, इसलिए क्या है? एक्टिव। इसमें देखिए ये किस क्वाड्रेंट में गया? ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन थीटा पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव और पी से ही पैसिव होगा, ठीक है। इसके बाद ये किस क्वाड्रेंट में गया? ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका टैन थीटा निगेटिव होता है, और निगेटिव का मतलब कि निगेटिव स्लोप का मतलब कि आपका एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पे आप जाइएगा तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बता चुका है कि थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव। और जब स्लोप पॉजिटिव देन एलिमेंट इज क्या? पैसिव। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको एक्टिव पैसिव समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेरीज में, नीचे कमेंट में बोल के, ठीक है। ओके, अगला हम टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अच्छा, अगला टॉपिक के पहले हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वोल्टेज सोर्स हर जगह है इसका मतलब वो कि एक्टिव ही है। कुछ ऐसा भी कंडीशन हो सकता है जहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि कौन एक्टिव है और कौन पैसिव है। चूंकि यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा है आपको, जैसे कि रेसिस्टेंस है, तो जहाँ एलिमेंट है यानी कि ये आपका पावर को कंज्यूम करेगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा? पैसिव होगा। ये भी आपका क्या होगा? पैसिव होगा। बट यहाँ कंडीशन क्या कह रहा है? कंडीशन ये देखिए आप, यहाँ भी वोल्टेज सोर्स है और यहाँ भी वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स यहाँ पे 10 वोल्ट का है और ये आपका 5 वोल्ट का है। आप खुद सोच के बताओ करंट किधर से फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है? ये वाला आपका ज़्यादा है। तो करंट किधर से किधर की ओर जाएगी? इधर जाएगी और इधर आएगी। अब आप बताओ पावर डिलीवर कौन मेन रूप से कर रहा है? पावर आपका 10 वोल्ट वाला ही पावर डिलीवर कर रहा है। तो अगर ये पावर डिलीवर कर रहा है तो ये पावर को डिलीवर नहीं कर रहा है, ये पावर को यहाँ से लेके कंज्यूम कर रहा है। मतलब इस कंडीशन में आपका वोल्टेज सोर्स ये वाला पैसिव हो जाएगा और ये वाला आपका एक्टिव होगा, क्योंकि ओवरऑल सर्किट में यही 10 वोल्टेज का जो वोल्टेज सोर्स है वो पावर को डिलीवर कर रहा है। तो पावर डिलीवर करने का मतलब कि वो एलिमेंट क्या होगा? एक्टिव। यही नोट में आपका लिखा हुआ है कि एक्टिव और पैसिव एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द सर्किट कंडीशन। सर्किट के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट क्या होगा? एक्टिव है या पैसिव। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। क्या होता है? डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ द एलिमेंट हैज सेम इम्पिडेंस when the polarity and या direction of voltage और current get reversed। अगर हम किसी वोल्टेज या करंट सोर्स का पोलरिटी या डायरेक्शन चेंज कर दे हैं, सपोज डेट पहले प्लस माइनस था ये वोल्टेज सोर्स का, अब इसका पोलरिटी चेंज करके माइनस प्लस कर दिए, ठीक है, और किसी सर्किट में हम दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में इम्पिडेंस नहीं बदलना चाहिए। अगर इम्पिडेंस सेम है तो वो होगा बाइलेटरल, अगर इम्पिडेंस सेम नहीं है देन होगा यूनिलेटरल, ठीक है। तो एक याद करना है फिर से आपको, ताकि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक जेईई में आपका सवाल आए तो आप बना सको। RLC जो होता है वो लीनियर एलिमेंट होता है। RLC क्या होता है? लीनियर एलिमेंट होता है। और बाइलेटरल किसको? बीजेटी, मॉसफेट, डायोड जो भी है ये सब बाइलेटरल होते हैं, ठीक है। मतलब कि इसका रिवर्स करने पे भी इम्पीडेंस सेम आएगा बट यूनिलेटरल में नहीं आएगा। ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। जैसे ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका
मान लीजिए कि यहाँ का वैल्यू आपका V1 है, जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू V1 है, दिया हुआ है यहाँ पे V1 है, और इसी पे पॉइंट पे करंट का वैल्यू I1 है। तो इसका जो रेशियो निकालेंगे इम्पीडेंस का, इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या, वोल्टेज अपॉन करंट, तो Z1 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1, ठीक है। अब इसके अपोजिट में जाते हैं, इस पॉइंट पे अगर हमको यहाँ पे इम्पीडेंस निकालना हो तो Z2 निकालते हैं, तो Z2 क्या होगा, माइनस V1 अपॉन माइनस I1 इज इक्वल टू, अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे V1 अपॉन I1, अब V1 अपॉन I1 यहाँ भी है, यानी कि Z1 के बराबर है, तो ये Z1। तो इम्पीडेंस आपका अगर पोलैरिटी चेंज हुआ, मतलब ये पॉजिटिव के तरफ भी उतना ही है और निगेटिव की तरफ भी उतना ही है, दोनों सेम है, इसका मतलब कि ये इम्पीडेंस सेम है। इम्पीडेंस सेम है मतलब वो एलिमेंट क्या होगा, बाइलेटरल होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका इस पॉइंट पे इम्पीडेंस निकालते हैं। मान लो कि यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट है और 4 वोल्ट का वोल्टेज है, तो इम्पीडेंस कितना होगा, वोल्टेज अपॉन करंट, तो वोल्टेज है आपका 4 और करंट भी आपका 4, इम्पीडेंस कितना आया, 1 ओम का आया। अब ये पॉजिटिव साइड हमने देखा, निगेटिव साइड अगर हम देखते हैं तो निगेटिव साइड में क्या है कि आपका वोल्टेज -4 वोल्ट है और करंट आपका -4 एम्पियर है, तो Z इज इक्वल टू -4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ भी इम्पीडेंस आपका सेम आया। जब सेम इम्पीडेंस आएगा तो वो एलिमेंट क्या होगा, बाइलेटरल। ठीक है, पोलैरिटी चेंज करो, चेंज करने के बाद अगर आपका इम्पीडेंस सेम आता है तो इसका मतलब कि वो एलिमेंट बाइलेटरल होगा। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कि क्या है। तो ये आपका इस पॉइंट पे करंट का वैल्यू 4 एम्पियर और वोल्टेज का वैल्यू 8 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इम्पीडेंस निकालेंगे तो Z इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, मतलब 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 ओम का इम्पीडेंस आया। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपका -4 का वोल्टेज है और -4 एम्पियर का करंट है, तो यहाँ पे आपका इम्पीडेंस 1 ओम आया। इम्पीडेंस सेम आया क्या, यहाँ इम्पीडेंस 1 ओम और यहाँ इम्पीडेंस 2 ओम। पोलैरिटी चेंज करने पर, यानी कि प्लस इधर देखा मैंने और इधर माइनस के साइड देखा, तो सेम इम्पीडेंस नहीं आया। सेम इम्पीडेंस नहीं आया, इसका मतलब कि वो एलिमेंट क्या होगा, यूनिलेटरल होगा। ठीक है, तो एक नोट है, एवरी लीनियर एलिमेंट इज बाइलेटरल। जितना भी लीनियर एलिमेंट है, मतलब ये आपको याद करना है कि जितना भी लीनियर एलिमेंट है वो बाइलेटरल है, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। कैसे, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट कि ये आपका I है, ये आपका V है। ठीक है, ये आपका V है। मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया यहाँ पे, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन में आपका लीनियर कब होता है, लीनियर होता है जब ऑरिजिन से पास करता है और स्ट्रेट लाइन हो, ऑरिजिन से ऑल टाइम के लिए पास करे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और आपका स्ट्रेट लाइन हो तो वो लीनियर है, यानी कि ये लीनियर है। ये क्या है, लीनियर है। तो हम देख चुके हैं यहाँ, ये देखिए आपका ये वाला, ये लीनियर है, तो लीनियर में आपका बाइलेटरल भी होता है क्योंकि इम्पीडेंस सेम आता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको नोट में याद रखना है। ओके, अगले टॉपिक में हम देखते हैं। अगले टॉपिक क्या है कि टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। तो ये समझते हैं, व्हेन VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस विथ टाइम, मतलब कि उसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो उसका मतलब वो एलिमेंट क्या है, टाइम वेरिएंट। अगर नहीं है, नहीं बदल रहा है टाइम चेंज करने के साथ, तो वो होगा टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, सिंपल है, एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ये है टाइम इज इक्वल टू T1 का ये ग्राफ है और टाइम इज इक्वल टू T2 का ये वाला ग्राफ है। ठीक है, और T1 का ये है। तो चूंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि T1 वाले ग्राफ में एंगल का वैल्यू थीटा है, उसके बाद जैसे T2 वाले ग्राफ में गए तो एंगल का डिग्री और बढ़ गया और थीटा 2 हो गया। तो जैसे जैसे टाइम हम बदल रहे हैं वैसे वैसे इसका ग्राफ चेंज हो रहा है। पहले थीटा 1 था, दूसरा अब आ गया क्या, थीटा 2, मतलब कि ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए होगा टाइम वेरिएंट। और ये सिंपल है कि टाइम हम बदलते जा रहे हैं, T1 कर रहे हैं, T2 कर रहे हैं, T3 कर रहे हैं, बट उसका ग्राफ सेम है, थीटा ही है। पहले भी थीटा था, अब भी थीटा ही है। तो इसका मतलब ग्राफ वेरी नहीं कर रहा है, इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ये होगा टाइम इनवेरिएंट।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं आपका जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि उसके भी वीडियो में लाऊं। साथ ही साथ अगर आपको ये अगर लगता है कि ये हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों और जूनियर्स को आप रिकमेंड कर सकते हैं नेटवर्क थ्योरी के लिए, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस। तब तक आप इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।